हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होगे। और जैसे कि मालूम है कि हम लोग पब्लिक फाइनेंस पढ़ रहे थे, ठीक है, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर को देखे, ठीक है, फर्स्ट ईयर के हमारे जो चैप्टर थे, जो सब्जेक्ट थे उसके अकॉर्डिंग, जिसमें हम लोग यूनिट 4 तक लगभग कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं बजट क्या होता है, बजट के बारे में पूरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओवरऑल जो बजट के जो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं इस वीडियो में कवर अप होने वाला है। उसके बाद बजट डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, इसको यानी कि जितने इसके कॉन्सेप्ट होते हैं सारे हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ हम देखेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में भी, ठीक है, यानी कि ओवरऑल पब्लिक फाइनेंस के अंदर, ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या रोल होता है, इसके क्या मीनिंग होते हैं, ठीक है, वो सारे इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। मैं बात करूं बजट की, ठीक है, यानी कि बजट के जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो लगभग दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है हमारा रेवेन्यू बजट। और जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, ठीक है, तो आपको मैंने एक चीज बताया था, क्या, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक तो हमने रेवेन्यू बता रखा था और एक एक्सपेंडिचर बता रखा था, जो कि आपको एकदम अच्छे से लर्न होगा, यानी कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। हाँ, कब होंगे? जब हमारे सारे वीडियोस को, लेक्चर को देखे होगे तभी आपका कंप्लीटली क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो रेवेन्यू बजट क्या होता है। जो नॉर्मल जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, ठीक है, जैसे आप हो छोटे मोटे खर्चे कर रहे हो, ठीक है, और कुछ खर्चों के लिए आपने कुछ बजट रखा है, ठीक है। गवर्नमेंट को छोड़ दो, आप अपने ऊपर लो ना, कुछ खर्चे आप रखे हो, ठीक है, और वो छोटे मोटे नॉर्मल खर्चे हो सकते हैं, तो वो रेवेन्यू बजट में आएंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास बजट है, फॉर एग्जांपल लैंड लेने हैं, ठीक है, कार खरीदने, बाइक्स खरीदने, बिल्डिंग खरीदने, ठीक है, कोई ऐसा अमाउंट, लार्ज अमाउंट को स्पेंड करना है, ठीक है, तो ये सारे हमारे हो जाएंगे कैपिटल बजट, ठीक है। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखो हमारे जो बजट होते हैं, पेन हम चूज कर लेते हैं। हमारे जो बजट है, पहला नंबर, दो तरीके के होते हैं, एक तो रेवेन्यू होता है, एक हमारा कैपिटल होता है, ठीक है। और आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट क्या है? हाँ, ये रेवेन्यू डेफिशिएट क्या होता है, ठीक है, यानी कि आपने पब्लिक फाइनेंस में, ठीक है, एक तो देखा रेवेन्यू और एक देखा आपने एक्सपेंडिचर या कैपिटल, लेकिन इसी में हमारा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट आखिर में भाई साहब होती क्या है? ये बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा, क्यों कंफ्यूजन होती है? देखो कंफ्यूजन होने का कारण यही है ना कि सारे वर्ड मिलते जुलते हैं और आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू बजट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है। इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है, एकदम इजिएस्ट में बताओ। देखो जहां पे रिसिप्ट लिखा होगा, हाँ भाई, जहां पे रिसिप्ट लिखा होगा समझ लो मुझे पैसा मिल रहा है। रिसिप्ट लिखा यानी कि पैसा रिसीव हो रहा है। हाँ, लेकिन रेवेन्यू जहां पे लिखा होगा, भाई साहब पैसा तो मिला लेकिन कम मिल रहा है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है। अच्छा, लेकिन रिसिप्ट कहां से हो रहा है? अब ये भी कंफ्यूजन। तो देखो रिसिप्ट जो हो रहा है वो कहीं से भी हो, ठीक है, वो पैसा भी छोड़ दो, हम बात नहीं कर रहे हैं कि पैसा कहां से आया, लेकिन जब थोड़ी बहुत इनकम हो रही है, रिसिप्ट मिल रहा है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो आप समझ लो रेवेन्यू रिसिप्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, लेकिन लेकिन अभी ये कहां से मिल रहा है, इसके क्या सोर्सेस है, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कि देखो रिसिप्ट लिखा है ना, रिसिप्ट का मतलब हमने क्या बताया, पैसा आपको मिला, ठीक है, मुझे पैसा मिल रहा तो रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। लेकिन पैसा थोड़ा बहुत मिला, ये क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। लेकिन वही थोड़ा बहुत मुझसे खर्चा हो गया, आपसे थोड़े बहुत खर्चे हो गए, जैसे आप नॉर्मल खर्चे कर रहे हो ना, ठीक है, तो वो सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। कोई डाउट नहीं हुआ ना? क्लियर हो गया सारी चीजें? पैसा मिला रेवेन्यू रिसिप्ट, पैसा मिला रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब होगा? जब आपके जेब से पैसा खर्चे हुए, ठीक है, तो ये चीजें हैं। अच्छा, लेकिन भाई रेवेन्यू रिसिप्ट कहां कहां से आ सकता है? देखो, एक तो हमारे हो गए हैं टैक्स रिसिप्ट, हाँ जी, ठीक है, टैक्स रिसिप्ट हो सकता है। अच्छा, लेकिन टैक्स रिसिप्ट में क्या कौन कौन से आएंगे? हाँ जी, जो हमारा होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। लाओ तुम्हारे लिए मैं कलर भी चेंज कर दे रहा हूं, और मेरे लेता हूं येलो और थोड़ा सी
कम कर दे रहा हूं, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है, जो अपनी सरकार को जो डायरेक्ट टैक्स से अर्निंग होती है ना, वो सारी चीजें रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है, ठीक है, और टैक्स रिसिप्ट के अंदर आता है। समझ में आया? यानी कि जो सरकार को अर्निंग होती है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, तो वो सरकार को टैक्स रिसिप्ट कलेक्ट मिलता है, यानी कि मिलता है कलेक्ट, टैक्स रिसिप्ट से उसको अर्निंग हो रही है, और जब अर्निंग हो रही है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। आया समझ में? बस वही चीज इनडायरेक्ट टैक्स में होता है। हाँ जी, तो एकदम शिद्दत से पढ़ा रहा हूं आपको, एकदम शिद्दत से वीडियो भी देखने हैं, ठीक है, एकदम नॉर्मल इजीएस्ट वे में एकदम बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स से भी जो हमारी सरकार को अर्निंग होगी ना, ठीक है, वो टैक्स रिसिप्ट कहलाएगी, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट टैक्स से पैसा कमा लिया सरकार, या इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा कमा लिया हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो सारे टैक्स रिसिप्ट कहलाएंगे। हाँ भाई, ये सारे टैक्स रिसिप्ट ही कहलाएंगे, समझ रहे हो? और ये सारी चीजें रेवेन्यू रिसिप्ट में आएंगी। आया ना समझ में? बस वही चीज है। फिर मैं बात करूं नॉन टैक्स रिसिप्ट, ठीक है, भैया आपने बता दिया टैक्स रिसिप्ट, टैक्स डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अब चलो ना, इनडायरेक्ट यानी कि नॉन टैक्स रिसिप्ट, यानी कि वो पैसे, वो अर्निंग जो सरकार को हो गई, लेकिन भाई वो टैक्स से नहीं है, नॉन टैक्स है, टैक्स से लेना देना ही नहीं है, ठीक है। कौन कौन से होंगे? देखो, जनरल सर्विस, ठीक है, जनरल सर्विस, यानी कि कोई भी बंदा जनरल सर्विस जब लेता है, ठीक है, या मेरी सरकार जब किसी को जनरल सर्विसेज देते हैं, ठीक है, तो वो सारे हमारे नॉन टैक्स रिसिप्ट में आएंगे, कलेक्ट होंगे, ठीक है, इज राइट? समझ में आ गया आपको? लेकिन जैसे कि देखो ना, फीस हो गए, पेनाल्टीज हो गए, ठीक है, फाइन हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि देखो, चालान वगैरह कट जाता है, या किसी भी चीज की पेनाल्टी वगैरह लग जाती है, तो उसमें कोई टैक्स वगैरह तो नहीं लगता है ना, ठीक है, तो वो सारे नॉन टैक्स रिसिप्ट में आते हैं, ठीक है। लेकिन वही मैं बात करूं इंटरेस्ट की, हाँ जी बालकों, इंटरेस्ट, जी, यानी कि कहीं ना कहीं से सरकार की इंटरेस्ट आती है, अर्निंग होती है, ठीक है, कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, वहां से इंटरेस्ट आया, ठीक है, तो ये भी हमारे नॉन टैक्स रिसिप्ट में आएगा, ठीक है, ये भी हमारा नॉन टैक्स रिसिप्ट में ही आएगा। जैसे ग्रांट हो गया, ठीक है, ग्रांट भी हमारा नॉन टैक्स रिसिप्ट में आएंगे, ठीक है ना। फिर मैं बात करूं, ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलो मैं 2 मिनट के लिए रिवाइज करा देता हूँ। देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू बजट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भूल जाओ, जो खर्चे होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करो। जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो 2 तरीके से होते हैं। एक हमारे होते हैं टैक्स रिसिप्ट, जो हमारी सरकार टैक्स से अर्निंग कर रही है, लेकिन एक वही होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट, जो हमारी सरकार अर्निंग तो कर रही है, लेकिन इसमें कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं है, जो कि हमने बताया, जनरल सर्विस, फीस पेमेंट, फाइन, इंटरेस्ट, ग्रांट, ये सारी ओवरऑल हमारी चीजें हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, हाँ जी, यानी कि हमारी सरकार जो है ना, वो खर्चे भी करती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो खर्चे भी करती है वो थोड़े बहुत होते हैं नॉर्मल तरीके से। जैसे कि देखो, सब्सिडी दे दिया, ठीक है, सरकार ने किसी एनी फील्ड में सब्सिडी दिया, किसी के बिहाफ पे, बिजनेस के बिहाफ पे, ठीक है, तो वो सब्सिडी भी जो हमारा होता है ना, वो भी हमारे खर्चे हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस हैं। और जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो रेवेन्यू है, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे खर्चे हैं वो रेवेन्यू हो जाएंगे, यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे वो ही हमारे सब्सिडी होंगे। समझ में आया? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। फिर मैं बात करूं सैलरी पेंशन की, हाँ जी, यानी कि हमारी सरकार जो है, ठीक है, या देख लो, आप कंपनी चला रहे हो, ठीक है, फॉर्म चला रहे हो, ठीक है, तो जब इस तरह की सैलरी किसी को दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो, ठीक है, कोई पार्टनर्स है, फॉर एग्जांपल 3-4 लोग पार्टनर्स हैं, ठीक है, या कोई ऐसा एम्प्लॉय है, वो रिटायर हो गया, उसको पेंशन वगैरह आप कंपनी के बिहाफ पे, ठीक है, पे कर रहे हो, तो उसमें भी आपका रेवेन्यू खर्चे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाए, यानी कि सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, सब्सिडीज हो गया,
ये भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आएंगे। ठीक है, फिर मैं बात करूं डिफेंस की। हाँ जी, जो डिफेंस होते हैं, ठीक है, एम्पेयर ऑफ एक्सिस्टिंग, ठीक है, एग्जिस्टिंग ऑफ मशीनरी जैसे हो गए, जैसे डिफेंसेस में जो बड़े बड़े मशीनरीज वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आते हैं। ठीक है, जैसे रिपेयर वगैरह कराना है, ठीक है, यहाँ पे रिपेयर लिख दो, कोई ऐसा मशीन है जो रिपेयर वगैरह हो गई, रिपेयरिंग की कॉस्ट लग गई, ठीक है, तो वो भी हमारे छोटे मोटे खर्चे हैं ना। ठीक है, लेकिन वही मशीनरी जब आप खरीदोगे तो वो तो कैपिटल हो जाएगा, बड़ा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। फिर मैं बात करूं लॉ एंड ऑर्डर्स, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर्स भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, फिर इंटरेस्ट पेमेंट, हाँ जी, जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, ठीक है, तो ये भी हमारे छोटे मोटे हो जाएंगे। फिर ग्रांट एंड एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है, जो ग्रांट्स होते हैं और जो इंटरनल होते हैं, जो एक्सटर्नल होते हैं, वो भी हमारे एक्सपेंसेस में आएंगे और वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो आशा करता हूं ये ओवरऑल हमारी जो स्लाइड थी, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ध्यान देना। अगर जो इधर जो वीडियो हमने डाला, ठीक है, जो हमारे चैनल पे आ रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि भाई यहीं से बनने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, यहीं से भी डिट्टो आएंगे। ठीक है, लिख के रख लो। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूं, ठीक है, यानी कि हमारे अगर इस बैच को, सारथी बैच को अगर, ठीक है, नहीं लिए हो तो प्लीज भाई ले लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं। हाँ, यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो भाई ठीक है, लेकिन अगर आप इस बैच को ले सकते हो तो प्लीज भाई ले लो, क्योंकि इसमें जो सारी चीजें हैं, ठीक है, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें हम लोग का मेन यही टारगेट है कि आप लोगों को ठीक है, इस सारथी बैच के अकॉर्डिंग टॉप कराना है। ठीक है, सारी चीजें बेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी, ठीक है, कंटेंट आपको देना है, प्रोवाइड कराना है। ठीक है, और एकदम मिनिमम कॉस्ट है भाई, जिसमें हम, ये मैं रहने वाला हूँ, ठीक है, और ये हमारे अमृत सर रहने वाला है, और ये हमारे कॉमर्स के शिवम सर रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये अगर बैच ले लेते हो ना, तो यकीन मानो, ठीक है, जो आपके एग्जाम में जो बैठोगे, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, वो एक अलग लेवल पे होगा। ठीक है, और ये चीजें मैं हवेबाजी नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को ले सकते हो, एक नॉमिनल का प्राइस है, ठीक है, 500 रुपए ही है। ठीक है, अगर ले सकते हो तो प्लीज भाई लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें एक अलग लेवल पे देखो, पहला नंबर 100% सिलेबस कवरेज होंगी इसमें। ठीक है, मेंटरशिप मिलेंगे, ठीक है, डीपीपीएस मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, ठीक है, आपको डॉट्स, ठीक है, सॉल्विंग सपोर्ट भी मिलेंगे, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत, आपको, ठीक है, 24 घंटे 7 दिन आपको अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, एकदम मिनिमम कॉस्ट है, आप प्लीज जाओ लो। ठीक है, तो ये चीजें, अब मैं बात करूं आगे, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, ये कैपिटल बजट। हाँ भाई, आपने अभी जस्ट देखा रेवेन्यू बजट के बारे में। रेवेन्यू बजट होते क्या है? जो थोड़े मोड़े खर्चे हैं। लेकिन कैपिटल बजट क्या होता है? जहां पे एक लार्ज अमाउंट को एक्सपेंड किया जाता है, यानी कि खर्चे किया जाता है, या कोई लार्ज अमाउंट रिसिप्ट हो जाता है, यानी कि रिसीव होता है। ठीक है, जैसे कि देख लो, कैपिटल रिसिप्ट की मैं बात करूं, कैपिटल रिसिप्ट की। अब भाई साहब, ये कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं? ठीक है, क्या होते हैं कैपिटल रिसिप्ट? देखो, पहला नंबर तो कैपिटल रिसिप्ट में ये हो गया, आपने अपनी बिल्डिंग बेच दी। भाई तुमने बेच दिया, सेल कर दिया, तो आपको एक लार्ज अमाउंट में मनी रिसिप्ट होगा ना। आप ये एक इंडिविजुअल लैंड थी, जमीन थी, आपने 10 लाख में, 50 लाख में, 20 लाख में बेच दिया, तो आपको मनी जो रिसीव होंगे ना, वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। आपके पास एक मशीन थी, आपने मशीन 2 लाख रुपए में बेच दिया, वो भी कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। ठीक है, आपके पास एक कार था, एक ट्रक थी सपोज करो, तो आपने वो बेच दिया, वहां से जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे कैपिटल रिसिप्ट की नॉर्मल चीजें होती हैं। यानी कि जब कोई भी, मैं व्हाइट ले लेता हूं, ठीक है, आप परचेज करते हो, सॉरी सॉरी, सेल करते हो। ठीक है, और जब सेल करोगे, ठीक है, लाइक मशीनरी हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गया, कोई लैंड हो गया, ठीक है,
या बिल्डिंग हो गए, ठीक है, बिल्डिंग हो गया या व्हीकल कोई हो गया, ठीक है। तो जब इस तरह की चीजें जब आप सेल करोगे ना मार्केट में, ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट होंगे। अच्छा क्यों होंगे भाई बताओ। पहला नंबर ये कि आप लैंड बेच रहे हो तो हमेशा तो बेचोगे नहीं, क्योंकि आपकी वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। आप आपके पास अगर बिल्डिंग है तो हमेशा तो बेचोगे नहीं, लाइफ में 10 साल में 20 साल में 50 साल में एक बार बेचोगे, ठीक है, या लाइफ में कोई एक बार ही बेचता है, ठीक है। तो लैंड हो गया, कोई व्हीकल हो गया, ठीक है। तो ये जो हम सेल करेंगे तो जो हमें रिसिप्ट होगा वो लार्ज अमाउंट में रिसीव होगा। तो जब वो लार्ज अमाउंट में रिसीव होगा तो हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना। जैसे कि देख लो, एक ये भी हो गया बोरोविंग, हाँ बोरोविंग भी होते हैं। एक तो तुमको समझ में आ गया ये कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। अब इसके थोड़े बहुत पार्ट भी है हमारे, मतलब क्या कौन कौन से इसमें टर्म्स हो सकते हैं। देखो एक तो हमारा बोरोविंग हो गया, बोरोविंग भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है, ठीक है। यानी कि कहीं से आप बोरो किए और वहां से जो अर्निंग, सॉरी अर्निंग नहीं हुआ, जो हमको पैसा रिसीव हुआ तो वो भी हमारे कैपिटल रिसिप्ट का ही पार्ट है, ठीक है। फिर हमारा डिसइन्वेस्टमेंट किए, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। फिर हमारे पीएफ हो गए, केवीपी हो गया, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम हो गए, ठीक है, ये सारे कैपिटल रिसिप्ट के ही पार्ट हैं। फिर एनएससी हो गए, ठीक है, या लोन रिकवरी हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो पार्ट है वो कैपिटल रिसिप्ट के पार्ट हैं, मतलब मैं बात करूँ तो, ठीक है। लेकिन वही मैं बात करूं, ठीक है, कब से आपने सुना होगा भैया पैसा मिल ही जा रहा है, तो भाई पैसा मिल गया तो खर्चे भी करो। देखो लोग खर्चे कैसे होते हैं, तुमने भाई किसी को लोन दे दिए, ठीक है, यहां से पैसे आए 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में, कोई बंदा लोन ले रहा है, ठीक है। अब लोन किसी को दोगे तो इंटरेस्ट अर्निंग करोगे, ठीक है। तो भाई आप इंटरेस्ट की बात छोड़ दो, लोन आप दे रहे हो ना तो पैसा गया, ठीक है। तो ये लोन गिवन, ये भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। 2 लाख 10 लाख 5 लाख रुपए लोन अगर आप दे रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। फिर मैं बात करूं लोन पेमेंट की, ठीक है, ये भी सेम हो जाएगा, लोन पेमेंट कर रहे हो। फिर डिफेंस इक्विपमेंट परचेस, ठीक है, जो डिफेंस के जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट है, आप अगर आप परचेज करो यानी हमारी सरकार परचेज करती है, ठीक है, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, ठीक है ना। फिर जनरल सर्विस हॉस्पिटल, ठीक है, जो हॉस्पिटल्स में जो जनरल सर्विसेज होते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाते हैं। फिर एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है, हाइड्रो प्रोजेक्ट वगैरह हो गए, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक लार्ज अमाउंट में किए जाते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है लार्ज अमाउंट में होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। तो आगे ना समझ में, बस वही चीज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में बात करूं हमारे रिसिप्ट की, ठीक है, यानी कि नॉर्मल आपको इतना तो कंफर्म हो गया होगा कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। फिर मैं बात करूँ एक छोटा सा, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, जो हमारे रिसिप्ट हैं, ठीक है, रिसिप्ट देखो एक तो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया, ठीक है। रिसिप्ट में हमारे दो तरीके के आते हैं, ध्यान देना, एक तो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट, एक तो हमारे कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन वही रिसिप्ट में एक और होता है हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कि रिसिप्ट के अंदर भी हमारे यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। यानी कि रिसिप्ट है तो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया जो कि हमने बता दिया, ठीक है। फिर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पे मोर अमाउंट आपने खर्चा किया, एक्सपेंड किया, ठीक है। ये चीजें बताएंगे। अब देखो इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या हो जाएंगे, नो लायबिलिटी क्रिएशन एसेट्स लॉस। इसमें क्या होता है ना, जो हमारे लायबिलिटीज होते हैं वो क्रिएट नहीं होते हैं, हाँ जी, ठीक है। जो हमारे लायबिलिटीज होंगे वो कोई भी ऐसा क्रिएशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हमारे एसेट का जो लॉस होता है वो हो जाता है। इसमें जो हमारे लायबिलिटीज हैं, ठीक है, वो क्रिएशन होते हैं लेकिन एसेट लॉस हो जाता है, ठीक है। फिर
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नो लायबिलिटीज क्रिएशन, इनकम नो एसेट क्रिएशन, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट क्रिएशन, सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। क्यों, इसमें क्या होता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसा क्यों, हमारे जो एसेट होते हैं वो क्यों इंक्रीज हो जाते हैं एंड ये सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। अच्छा देखो क्यों, सरकार ने 10 करोड़ रुपए एक ओवरब्रिज पे बना दिया या एजुकेशन सेक्टर पे खर्चा कर दिया, ठीक है, तो वो एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा ना, ठीक है। सरकार जो टैक्स लेगी, ठीक है, तो एक सरकार का, हमारी गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम होंगे, और जब सोर्स ऑफ इनकम होंगे, ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएंगे बताओ, एसेट क्रिएट हुआ ना, वो एक जगह पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे एसेट क्रिएट हो गया ना, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें हैं और यही हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। क्यों आता है, क्योंकि सरकार लार्ज अमाउंट में पैसा खर्चा कर रही है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मैं बात करूं डेफिशिएट की, ठीक है। हाँ भाई, ये डेफिशिएट भैया क्या होता है एंड डेफिशिएट फाइनेंसिंग क्या होता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा डेफिनेशन है, ठीक है, जो कि आप पढ़ोगी तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। देखो डेफिशिएट, पहले तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखो, स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, ठीक है, हेल्थ इन विच एक्सपेंडिचर सक्सीड, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो सक्सीड हो गया। रेवेन्यू व्हेन रेफरिंग टू अक्रूड फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, जो हमारे रेवेन्यू है वो रेफरिंग होगा टू अक्रूड फेडरल गवर्नमेंट डेफिसिट, ठीक है। फिर द टर्म ऑफ नेशनल डेब्ट, यानी कि जो टर्म्स है ना वो नेशनल डेब्ट का है, इज यूज नेशनल डेब्ट द टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ द बोरोइंग ऑफ द नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हमारा ये जो डेफिशिएट पढ़े हो, ठीक है, ये ओवरऑल जो डेफिशिएट आप पढ़े हो, ठीक है, इसमें होता क्या है, मतलब क्या टाइप्स होते हैं इसके, इस डेफिशिएट के कौन कौन से कितने टाइप्स होते हैं, तो वो आप पढ़ लो। देखो फर्स्ट मैं बात करूँ रेवेन्यू डेफिशिएट की, ठीक है, एक तो हमारा रेवेन्यू डेफिशिएट हो गया। फिर एक हमारा हो जाएगा कैपिटल डेफिशिएट, यानी कि लेस अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पे आपकी, ठीक है, कैपिटल की बात हो रही है लास्ट की। फिर एक हमारा होता है ना फिजिकल डेफिशिएट, ठीक है, फिजिकल डेफिशिएट हो जाएगा। एक हमारा हो जाएगा प्राइमरी डेफिशिएट, ठीक है, प्राइमरी। सेकंड हमारा होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा एक मोनेस्टिक डेफिशिएट। अब हम इन सारे को एक एक करके आपको, ठीक है, समझाता हूं। देखो क्या होता है, फर्स्ट रेवेन्यू डेफिशिएट, इसमें क्या होता है, आपने जब थोड़ी बहुत खर्चे किए, हमने बताया था ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, थोड़े बहुत खर्चे का मतलब क्या हुआ, थोड़ा बहुत खर्चा किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम करेंगे, ठीक है, यानी कि उसमें से जो रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर देंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। भैया एग्जांपल बता दो, चलो ठीक है देख लो एग्जांपल, आप देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल आपने 800 रुपए खर्चा कर दिए, है ना, आपने 800 रुपए, यहाँ पे पहले तो इरेज कर लेता हूं, फिर आपको मैं व्हाइट कलर चूज कराता हूं, ठीक है, व्हाइट कलर थोड़ी सी ये मोटा भी कर लेता हूं, ठीक है। आपने 800 रुपए की केवल क्या कर ली, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर लिए, 800 रुपये आपने खर्चा किया, जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट कितना मिला था, ठीक है, 1000 रुपया सपोज करो, 1000 रुपये आपको रेवेन्यू रिसिप्ट हुई थी, ठीक है, यानी कि एक छोटे मोटे कहीं ना कहीं से आपको खर्चे मिल गए थे, ठीक है, पैसा रिसीव हो गया था, कितना हुआ था 1000 रुपये। लेकिन भाई साहब हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे वो कितने हो गए, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी फटाक से, 800 रुपये, ठीक है। तो जब आप निकालोगे ना तो ये रेवेन्यू डेफिशिएट होगा, यानी कि हमारा आर डी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा लेकिन एक केस में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, क्यों, यानी कि सपोज करो हमारे जो 800 रुपये हैं यहाँ पे खर्चे हो गए 800 रुपये, ठीक है,
सपोज कर लो खर्चे हमारे 800 रुपये नहीं 1000 रुपये हो गया, चलो ठीक है, मैं 1000 रुपये ले लेता हूँ, ठीक, 1000 रुपये के खर्चे हो गए, ठीक है, लेकिन 800 रुपये का हमारा क्या हुआ बताओ, रेवेन्यू रिसिप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 1000 में से 800 माइनस करोगे तो 200 रुपये ही हुआ, और जो 200 रुपये वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो भाई साहब रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो ये नॉर्मल, ठीक है, चीजें हैं जो कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, ठीक है, कैपिटल डेफिसिट की। अब देखो इसमें क्या होता है, कैपिटल ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है, ठीक है, डिसबर्समेंट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जैसे इन्वेस्टमेंट बाय डोमेस्टिक इकोनॉमी हो गया, ठीक है, जो बड़े बड़े जो हमारी सरकार होती है वो डोमेस्टिक एरिया में, ठीक है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, कहीं ना कहीं वो पैसा लगाती है, मतलब इन्वेस्ट नहीं, मतलब पूरी इकोनॉमी को डेवलप कराने में, ग्रोथ कराने में जो बजट पास करती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एक डोमेस्टिक इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट कर रही है डोमेस्टिक इकोनॉमी में, ठीक है, फॉरेन एसेट इज द लेस द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डोमेस्टिक एसेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल डेफिसिट। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि हमारा होगा फिजिकल डेफिसिट। ये भी बहुत ईजी है, ऐसा समझाने वाला है ही नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जिसमें एक्सक्लूड जो हमारी बोर्बिंग हो जाएगा ना वो एक्सक्लूड हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर माइनस कर दोगे, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर में से आप माइनस करोगे टोटल रिसिप्ट को, ठीक है। और जब टोटल रिसिप्ट को माइनस करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फिजिकल डेफिसिट, ठीक, ये चीज होता है। जिसमें बजटरी डेफिसिट बोर्बिंग, ठीक है, यानी कि जो बजटरी डेफिसिट हो गया या बोर्बिंग हो गया, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो, इट एक्चुअली कैलकुलेट द बोर्बिंग ऑफ अ नेशन, ठीक है। जब हम इसमें एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो बजटरी डेफिसिट था उसमें से तुमने भाई साहब माइनस कर दिए, ठीक है, माइनस किए बोर्बिंग, ठीक है, यानी कि जितना बोर्बिंग था जब माइनस करोगे तो हमारा फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा। तो ये हमारे पूरे नेशन का जो एक्चुअल बोर्बिंग होता है ना, जो कैलकुलेशन होता है वो यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, बजटरी डेफिसिट के बारे में, ठीक है। अब ये क्या होता है बजटरी डेफिसिट, देख लो, बजटरी डेफिसिट यानी कि दिस डेफिसिट विल बी ऑलवेज बी जीरो, ठीक है। जिसमें हमारा क्या होता है, जो टोटल इनकम होते हैं, यानी कि जितने भी टोटल इनकम हो गए, जो टोटल इनकम होते हैं वहां से माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंडिचर को, ठीक है। जैसे कि सपोज करो आपने, ठीक है, ये क्यों इरेज हो रहा है, सपोज करो इसको छोड़ो, टोटल इनकम है, ठीक है, टोटल इनकम आपने 1,00,000 रुपए कमाया, ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर कितने 90,000 एक्सपेंडिचर कर दिए, ठीक है। तो आपको 10% बचेंगे ना, तो वो 10% हमारा क्या हो जाएगा, बजटरी डेफिसिट में होगा, ठीक है। तो मतलब ये नॉर्मल चीजें हैं। फिर मैं बात करूं प्राइमरी डेफिसिट की, ठीक है। देखो फिजिकल डेफिसिट यानी कि जितने हमारे फिजिकल डेफिसिट होते हैं उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट में से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, जितने भी हम इंटरेस्ट की जो पेमेंट दिए होंगे माइनस कर देंगे, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट में से। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। आ गया ना समझ? देखो जैसे कि मैं बात करूं, PD indicate that how much of the government borrowing are going to meet expenses other than interest payment, interest on old previous year borrowing etc, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्राइमरी डेफिसिट है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, जो कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होगा माइनस GOCA से, ठीक है। GOCA क्या होता है, ग्रांट ऑफ स्टेट फॉर क्रिएशन कैपिटल एसेट, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस किया गया था ना 2011 में, ठीक है। फिर ग्रांट हो गया जैसे कि इंटरेस्ट यूज इन सब्सिडरी, ठीक है, सैलरी हो गया एक्सेट्रा, एसेट्स क्रिएशन, ठीक है, एसेट क्रिएशन लाइक द परचेस ऑफ बायर्स हो गए, ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हो गए, ठीक है। तो मतलब ये सारे हमारे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में आएंगे, ठीक है।
जो कि GO CO में होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि हमारा आखिरी पार्ट है ये, ठीक है, मोनेस्टिक डेफिसिट, ठीक है, डेफिसिट। अब ये क्या होता है मोनेस्टिक के बारे में देखो। इट इज द बोरोइंग मेड फ्रॉम RBI थ्रू द प्रिंटिंग फ्रेश करेंसी। जो प्रिंटिंग करती है ना, जो फ्रेश करेंसी जो होते हैं, जो प्रिंटिंग करते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारी RBI के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। तो वो सारे हमारे मोनेस्टिक डेफिसिट में आएंगे। जैसे कि इट इज यूज द लास्ट रिसोर्ट, ठीक है, लास्ट रिसोर्ट व्हेन गवर्नमेंट कैन नॉट बोरो फ्रॉम मार्केट, ठीक है। जो हमारी सरकार होती है वो मार्केट से बोरो नहीं करती है, ठीक है, समझ लो। तो मतलब वही नॉर्मल चीजें। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि डेफिशिएट, ठीक है, फाइनेंसिंग क्या होता है। अब ये देख लो, द फॉलोइंग सोर्सेस यूज फॉर डेफिशिएट फाइनेंसिंग प्रियोरिटी वाइज, ठीक है, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एड हो जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल एड। अब ये क्या होता है देखो, सॉफ्ट लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, जैसे कि कोई सॉफ्ट लोन जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMD हो गया, NBD हो गया, ठीक है, ADB हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो मतलब ये सारे हमारे सॉफ्ट लोन में होते हैं, जाहिर जाहिर सी बात है, ठीक है, जो एक्सटर्नल एड होते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूँ एक्सटर्नल ग्रांट की, ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल ग्रांट वगैरह हो गया, लेन देन वो हो गया, एक्सटर्नल बोरोइंग हो गया, ठीक है, बाहरी उधार जिसको हम हिंदी में बोल सकते हो। तो ये नॉर्मल चीजें हैं, इसमें क्या ही समझाओ, ठीक है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, इंटरनल बोरोइंग। हाँ जी, अब ये क्या होता है, फ्रॉम RBI और अदर बैंक, बट दिस लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑफ मीन्स लेस फंड विल बी रिमेन्स अवेलेबल टू जनरल पब्लिक, ठीक है। यानी कि जाहिर बात है, जो हमारी RBI होती है ना, वो अदर बैंकों से क्या होती है, ठीक है, जो कोई अदर बैंक से जैसे क्राउडिंग वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसमें कोई इफेक्ट वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। फिर मैं बात करूँ प्राइमरी करेंसी की, ठीक है, तो देखो लास्ट ऑप्शन बिकॉज इट कैन लीड टू इन्फ्लेशन, ठीक है, इसमें लास्ट ऑप्शन ही है इन्फ्लेशन हो जाना, ठीक है। तो ये हमारी प्राइमरी नहीं सॉरी प्रिंटिंग करेंसी होती है। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हमारा फेडरलिज्म की बात आती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी के साथ हमारा जो बजटरी के जो जो टॉपिक हमारे थे वो नॉर्मल हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये जितने भी हमारी ये सारी चीजें थी वो नॉर्मली कंप्लीट हो गया है। फिर मैं बात करूँ थोड़ा ये कॉन्स्टिट्यूशन आज मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, और बाकी बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मैं लूँगा, ठीक है। मैं बात कर दूँ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, ठीक है। ये बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन आपने कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बच्चे बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं इसमें, इस टॉपिक में, ठीक है। तो देखो ये होता क्या है नॉर्मली, फेडरलिज्म इज अ मिक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट combining the central makes from the government combining the central and state government, ठीक है। यानी कि जो फेडरलिज्म होते हैं ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो इन दोनों को लोग का क्या होता है, कंबाइनिंग होता है। और ये जाहिर सी बात है, कंबाइनिंग करके आगे के जो एक्ट वगैरह हो गया, जो आगे के रूल्स रेगुलेशन हो गया, ठीक है, वो इन लोग को फॉलो कराने होते हैं। जैसे कि द टर्म ऑफ फेडरलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑफ द क्या हो जाएगा, फ्यूडस, जैसे कि FEOU फ्यूडस, लैटिन टर्म्स विच मीन्स द एग्रीमेंट, ठीक है। यानी कि एक तरफ से एक एग्रीमेंट होता है जो कि स्टेट हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ये दोनों लोग मिल के कंबाइन करके ही आगे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इन फेडरलिज्म देयर इज अ डिवीजन बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो डिवीजन होता है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट एंड फेडरल वगैरह हो गया उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट इन वन स्टेट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो मतलब ये नॉर्मल चीजें हैं, और आशा करता हूँ सारी चीजें ये नॉर्मली समझ में आया होगा। अब देखो थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग, ठीक है, नहीं सॉरी आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द यूनियन स्टेट, ठीक है।
India is the union state. Dr. Ambedkar said that the world union, ठीक है, world union is a substitute for the word federation, ठीक है. The word federation is nowhere is used in the Indian constitution, ठीक है, Indian constitution. Federal government was formed because it maintained the politics and administration, ठीक है. यानी कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो मेंटेन करती है इस चीज को, पॉलिटिकल्स को एंड एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है. तो ये सारी चीजें हो जाएंगी और आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है. फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, ठीक है. Federalism is defined as the form of government in which there is a division of powers between two levels of government of equal status, ठीक है. यानी कि जो हमारी फेडरलिज्म है वो डिफाइन किया गया है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जो डिवीजन है, ठीक है, पावर ऑफ बिटवीन टू लेवल्स पे. कौन कौन से? जो हमारी गवर्नमेंट है वो इक्वल स्टेटस पे है, ठीक है. तो ये नॉर्मली चीज है. जैसे कि एग्जांपल देख लो, फेडरल स्टेट फॉर एग्जांपल इंडिया जैसे हो गया, ठीक, यूएसए हो गया, ब्राजील हो गया, मैक्सिको हो गया, रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया एंड स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है. फिर अर्जेंटीना हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है. ये नॉर्मली फेडरलिज्म के एक एग्जांपल है, ठीक है. और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है. और आज की क्लास हम यहीं पे, ठीक है, ओवर करते हैं. और नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, जो एसेंशियल इसके फीचर्स वगैरह है वो मैं आने वाले क्लास में बताऊंगा, ठीक है. जब तक आपका काम, आपका होमवर्क यही है कि इन सारी चीज़ों को रिवीजन करना है. यानी कि आपने इस क्लास को जो भी देखा, ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेना, तब नेक्स्ट क्लास पे आप आना, ठीक है. चलो बाय.